रुचित, मनीष, आवाज आ रही है? यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करे थे। हमने कोरेंट सोर्सेस के बारे में लिखा था क्या? कोरेंट सोर्सेस के बारे में नहीं लिखा था ना? मनीष, कोरेंट सोर्सेस के बारे में लिखवाया था मैंने? नो सर। हाँ, तो फिर आज टॉपिक डालो, ये रह गया हमारा बीच में। कोरेंट सोर्सेस एंड इनकोरेंट सोर्सेस। तो पहले लिखो कोरेंट सोर्सेस। कोरेंट सोर्सेस। तो कोरेंट सोर्सेस क्या है? टू सोर्सेस ऑफ लाइट which continuously emit light waves of same frequency. Two sources of light which continuously emit light waves of same frequency with a zero or constant phase difference with a zero or constant phase difference between them are called current sources. तो current sources क्या हो गए? ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। जैसे कि हमने बताया था कि फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम दो वेव्स के बीच में लेके चल रहे थे। तो इसी तरीके से अगर दो सोर्स जिनके बीच की जो जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या जीरो हो तो देन दैट दो सोर्सेज आर नोन एज कोरेंट सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए इन कोरेंट सोर्सेज। सर स्पेलिंग बता दो एक बार। क्या कह रहे हो? सर स्पेलिंग बता दो कोरेंट सोर्सेस की। COHERENT, कोरेंट sources. Two sources of light which do not emit light waves with a constant phase difference are called इनकोरेंट सोर्स। दो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की हो सकती है बट उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, जीरो ना हो, देन देन वो वेव्स या फिर जो कि सोर्सेज हैं वो इनकोरेंट कहलाएंगे, कोरेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो कोरेंट सोर्सेज जिनके बीच जो कि ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, जीरो हो, और इनकोरेंट सोर्सेज जो फेज डिफरेंस जीरो नहीं हो या कांस्टेंट ना हो तो ऐसे में वो वेव्स इनकोरेंट कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक सर डालो इसी। ऑफलाइन कब से कहाँ से स्टार्ट होगा सर? चैप्टर यही स्टार्ट होगा ऑफलाइन? हाँ, यही क्लासेस स्टार्ट होंगी, यही कंटिन्यू होगा। जो उन बच्चों के स्टार्टिंग लिए से हो सकता है क्या? स्टार्टिंग से कैसे करोगे बच्चे? सर ये वाला चैप्टर? ये वाला आप ऐसे कर सकते हैं कि वीडियो मतलब देखो, उसमें जो डाउट्स हैं वो डाउट्स में क्लियर कर सकता हूँ। कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। अगर चैप्टर स्टार्टिंग से कराना होगा, क्योंकि दो ही बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन के लिए, बच्चे कोई कह नहीं रहा है। एक अच्छा मानसी है, एक आप कह रहे हो, मोहित कह रहा है 19 से कह रहा है, और कोई अभी कह ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अभी आओगे तब बात करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं कर लूंगा यहाँ तक। अभी सर ये हो गया था सर, फिर रिवाइज करने का भी टाइम नहीं दिया आपने, तो टेस्ट भी नहीं लिया। हाँ, तो टेस्ट अब क्या, अब तो बात साथ साथ चलना चाहिए ना। टेस्ट के तो टेस्ट तो लूंगा ही मैं। सर वो बीच में उस हफ्ते में छोड़ देना चाहिए था ना सर, आपको एक क्लास अच्छा 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 हो जाता सर। बहुत बड़ा अच्छा चैप्टर है सर वो। अच्छा। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोरेंट। टॉपिक डालिए,
टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं कहलाए सकते। आप अगर इवन सेम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट्स को भी दो अलग अलग बल्ब जलाते हो तो ऐसे में भी वो कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनके फेज डिफरेंस में कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं कहलाएंगे। अगर आपको कोहेरेंट सोर्सेज बनाना है तो आप किसी एक सोर्स से ही कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। अगर आप दो इंडिपेंडेंट सोर्स लेके चलोगे तो नो। रीजन क्या हो सकता है, लिखिए दिस इज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दिस इज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट light is emitted by individual atoms. Light is emitted by individual atoms. Light is emitted by individual atoms and not by the bulk of matter. Light is emitted by individual atoms and not by the bulk of matter acting as a whole. ठीक है, यानी कि जो लाइट है वो इंडिविजुअल एटम की वजह से होती है, ना कि पूरी एक ऑब्जेक्ट के बेस पे होती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इवन अ टाइनिएस्ट सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। ठीक है, जो टाइनिएस्ट सोर्स होता है वो भी कंसिस्ट करता है मिलियंस ऑफ एटम्स एंड emission of light, millions of atoms, and emission of light by them takes place independently। ठीक है, यानी कि अगर एक सोर्स की भी बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे एटम्स हैं और वो सारे एटम्स अपनी इंडिविजुअल लाइट को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हो, सर रिपीट कर दो। Second point, even a tiniest source consists of millions of atoms and emission of light by them takes place independently. Third, even an atom emits an unbroken wave. Even an atom emits an unbroken wave of about 10 is to power minus 8 second. 10 is to power minus 8 second due to its transition from higher energy state to lower energy state. About 10 raised to power minus 8 second due to its transition from higher energy state to lower energy state. अब आपको पता है कि जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तब लाइट, विजिबल लाइट्स वहाँ पे शो होती हैं। ये आपने पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है। मनीष, नहीं पढ़ा? या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब लाइट है वो अपने ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। मेरी आवाज कट रही है? अभी भी कट रही है? मनीष, आपको भी आवाज कटी कटी सुनाई दे रही है? नहीं सर, सही आ रही है। रचित, तो इसीलिए एक एटम जब आप एनर्जी रिलीज करता है, लाइट एनर्जी करती है, तो उसमें भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो इसलिए ये रीजन है जिसकी वजह से दो कोहेरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहला सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे।
तो कोहेरेंट सोर्सेज कब कहला सकते हैं, कब हम यूज कर सकते हैं? तो टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स, ठीक है। टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स। टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सोर्स, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट सोर्स से कैसे निकाल सकते हो? सिंगल पेरेंट सोर्सेज का ये रीजन है कि कई तरीके से निकाला जा सकता है। मान लो कि एक सोर्स है, आगे कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें 2 होल कर दिए, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये S1 और S2 आ जाएगा, जिससे 2 लाइट निकलेंगी सेम सोर्स की, ठीक है। दूसरा लेंस यूज किया जा सकता है, मिरर यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हो, ठीक है। तो इन तरीके से आप कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया जा सकता है बाय यूजिंग 2 होल्स, लेंस एंड मिरर, ठीक है। फिर लिखेंगे कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, 2 कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने की क्या कंडीशन है? कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट पॉइंट, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट, first point, the two sources of light must be obtained from the two sources of light must be obtained from a single source by some method. The two sources of light must be obtained from a single source by some method. यानी कि जो लाइट है वो किसी एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन की गई हो किसी भी मेथड के थ्रू, ठीक है। सेकेंड, the two sources must give monochromatic light. The two sources must give monochromatic light. अब monochromatic light क्या होती है? monochromatic light होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट। monochromatic light का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट, ठीक है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट जो होगी उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो अगर दोनों जो सोर्स आएंगे, जैसे अगर ये सिंगल सोर्स है तो इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो सोर्स में ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि रेड ग्रीन ब्लू सब जल रहा है उसमें, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट होनी चाहिए। थर्ड, द पाथ डिफरेंस the path difference between the waves arriving on the screen the path difference between the waves arriving on the screen from the two sources must not be large. The path difference between the waves arriving on the screen from the two sources must not be large, ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स जो लिखवाना मैं भूल गया था। 3 पॉइंट्स के बेस पे आप करेंगे। नेक्स्ट हमें करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फ्रिंजेस के एक्सप्रेशन निकालने, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम इंटरफेरेंस, अच्छा ये तो हो गया, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे, तो डायग्राम समझते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक सिंगल सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसके सामने हमने इसकी बेस पे हमने 2 कोहेरेंट सोर्स बनाए, ठीक है, S1 एंड S2, 2 कोहेरेंट सोर्स बनाए। और ये जो पॉइंट है ये सेंटर पे है और ये सामने है आपकी स्क्रीन, जिस पे हमें फ्रिंज विथ ऑब्टेन करने हैं, फ्रिंजेस को ऑब्टेन करना है। तो एक लाइन यहाँ से ली,
और एक लाइन यहाँ से, ये सेंटर O हो गया। ये पॉइंट आप ले लो ABC, ठीक है। तो लेट्स से कि जो ये S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी इनको हम स्लिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लिट्स, SLIT, स्लिट्स। तो इसके बीच का डिस्टेंस D है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो यानी A बाय C के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, D/2, और C और B के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, D/2, यानी हाफ हाफ बट गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी पॉइंट P पे आप फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हो या फ्रिंज निकाल लो, P पॉइंट पे कोई भी फ्रिंज बन रही है एक जनरल वे में। तो एक लाइट वेव सोर्स 1 से यहाँ पे पहुंच रही है और एक लाइट वेव सोर्स 2 से यहाँ पे पहुंच रही है, ठीक है। एक लाइट वेव सोर्स 1 से यहाँ पहुंच रही है और एक लाइट वेव सोर्स S2 से यहाँ पहुंच रही है P पॉइंट पे। और इस P पॉइंट यानी जो फ्रिंज विड्थ है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, x है, ठीक है। वो सेंटर से कितना दूरी पे है, x पे है। क्लियर है बात यहाँ तक। ये है डायग्राम, और सोर्स से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ये स्क्रीन हो गई, सोर्स से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D है। क्लियर है बात। इस डायग्राम को बना लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ, बोलूंगा आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। सर स्लिट क्या है? स्लिट, ये सोर्स, ये जो हमने स्लिट्स बनाए हैं, होल्स बनाए हैं, इनको स्लिट्स कहते हैं। जैसे कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए तो वो स्लिट हो गए। तो जो स्लिट्स हैं इन्हीं को हम सोर्स S1 और S2 मान रहे हैं। मेन सोर्स तो S हो गया ना ये, इससे हमने जो स्लिट S1 और S2 है वो हमारे कोहेरेंट सोर्स हो गए, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स बनाने चाहिए हमें। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें चाहिए तो कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो बेसिकली हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हम्म, हो गया, ड्रॉ कर लिया दिव्यांशु। डन रचित। यस सर। रचित, जल्दी करो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब लिखेंगे, फर्स्ट ऐसे पॉइंट डाल के आप लिख लो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at point on the screen will depend upon the path difference. The intensity of light at point on the screen will depend upon the path difference between the two waves, path difference between the two waves arriving at that point, arriving at that point. The point C is at equal distance, the point C is at equal distance from S1 and S2, from S1 and S2,
the point C is at equal distance from S1 and S2. Therefore, the path difference, therefore, the path difference between the two waves reaching C, between the two waves reaching C. Therefore, the path difference between the two waves reaching C is 0. आप देख रहे होगे कि हम बात कर रहे हैं कि इस स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी हमें फ्रिंज की मिलेगी वो डिफर कर सकती है और इट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस जो कि सोर्स S1 और S2 से जो वेव आ रही है। अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना कम पाथ डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और जितना ज़्यादा पाथ डिफरेंस होगा उतनी ही कम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो जब सेंटर पे S1 और S2 से वेव आ रही है तो वो सेम पाथ ट्रेवल करके आ रही हैं, तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, जिसकी वजह से सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि ब्राइटेस्ट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। Therefore, the path difference between the two waves reaching C is 0, and the point C is of maximum intensity, and the point C is of maximum intensity, so it is called central maximum. So it is called central maxima. ठीक है। अब C पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इसलिए हम उसे क्या कह देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा कह देंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। कंसिडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम C। कंसिडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम C। The path difference between two waves, the path difference between the two waves arriving at P, the path difference between the two waves arriving at P equal to S2P minus S1P, equal to S2P minus S1P, ठीक है। यानी कि जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है आपको, जो P पॉइंट पे आ रहा है, वो कितना, क्या मिल रहा है आपको, S2P में से S1P को माइनस कर दो, कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो S2P में से S1P को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट O be the mid point of S1 and S2. Let O be the midpoint of S1 and S2. So S1O and S2O is d by 2. So S1O and S2O is of d by 2. ठीक है। तो हमें बेसिकली S2P माइनस S1P निकालना है, और S2P अगर S1P में निकालना है तो उसके लिए हमें S2P और S1P कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज चाहिए, अगर हम देखें तो पहले S1P की बात करते हैं। S1P की बात अगर करेंगे तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल S1PA, ठीक है, S1PA। तो S1P में PA किसके बराबर हो जाएगा, अगर PC इज इक्वल टू एक्स है और AC इज इक्वल टू d by 2 है, तो हमें जो PA मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा PC में से AC माइनस करके। दैट मीन्स वो क्या आ जाएगा आपका x माइनस d by 2, ये PA की वैल्यू मिल गई, ठीक है, x माइनस d by 2, समझ गए। और पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करते हो तो हमें S1P जो है वो हाइपोटेनस है, यानी कि S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब S1A स्क्वायर, S1A का है हमारे पास D है, तो ये तो D का स्क्वायर हो गया, प्लस PA की वैल्यू अगर देखें तो PA की वैल्यू क्या है हमारे पास, PA की वैल्यू हमने निकाली है
एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से S1p का स्क्वायर हटाते हैं, S1p का स्क्वायर हटाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पावर हाफ, जिसे हम रूट कहते हैं। तो अंडर रूट जब लगाओगे तो पावर हाफ लगा दोगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू इज इक्वल का स्क्वायर और पावर हाफ लग गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, डी स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे। तो डी स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते हो, S1p डी स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हो तो बाहर डी आएगा क्योंकि पावर हाफ है, और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और पावर क्या आ जाएगी, हाफ, और पावर क्या आ जाएगी, हाफ। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, ये बताओ। दिव्यांशु क्लियर हुआ ये? मनीष? यस सर। रचित? यस सर। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता है बायनोमियल थ्योरम, हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो बायनोमियल थ्योरम अगर देखें तो अगर जिसमें बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बायनोमियल थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर m जो है, जिसमें x जो है वो लेस देन 1 होगा, तो ऐसे में ये बन जाएगा 1 प्लस m इंटू में x, ये फॉर्मूला बन जाएगा इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, x क्या हो, लेस देन 1, ये कंडीशन। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमको जो S1p मिल जाएगा उसमें क्या मिल जाएगा, d बाहर है 1, और ये जो पावर हाफ है वो आगे आ जाएगी। पावर हाफ क्या है, आगे आ जाएगी। तो पावर हाफ आगे आने से हमें क्या मिला, हमें मिला 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको मिल गया S1p। सिमिलरली तरीके से आप S2p भी निकालेंगे। सिमिलरली तरीके से क्या निकालेंगे, S2p भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आप निकालेंगे S2p। इसके लिए आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल S2pb। तो इसमें अगर आपको पीबी की वैल्यू चाहिए तो पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पीबी इज इक्वल टू होगा पीसी प्लस सीबी। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस डी बाय टू। फिर बाय पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करते हो, पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू S2b का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो S2b भी क्या है, d का स्क्वायर, पीबी आप अभी निकाले वो x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और पावर अगर लगा दोगे तो पावर क्या आ जाएगी, हाफ, दैट इज S2p। ठीक है, ये पावर आ जाएगी। तो S2p आपने निकाल लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अगेन सेम तरीके से d को कॉमन लिया आपने, तो ये बच्चा 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और पावर क्या आ गई, हाफ। फिर वही बायनोमियल थ्योरम, तो जो S2p है वो क्या आ गया आपको, d 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन में 2d का स्क्वायर, और ये आ गया आपका S2p। दोनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं
बायनॉमियल थ्योरम की डिफरेंस हमें मतलब बेसिकली डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका? पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, ठीक है, S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या करा, S2P की वैल्यू डाली। S2P क्या है आपका? D1 प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर माइनस S1P डालोगे तो D1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिला। x माइनस D/2 दिख रहा है, ये अलग से लिख दो, तो नीचे लिख देता हूँ, माइनस D1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? d कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर। तो -1 से +1 गया, 2D स्क्वायर को कॉमन बाहर लोगे तो d अपॉन में 2D स्क्वायर x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, ठीक है, तो और इसको माइनस करोगे तो आप देखो एक d से यहाँ से d कैंसिल हो गया, तो आपको पार्ट डिफरेंस मिलेगा 1/2d। चलो आइडेंटिटी लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये आ जाएगा xt, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? xt। तो यहाँ लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस xt, ठीक है। तो आप देख रहे हो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, d स्क्वायर बाय 4 से d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हुआ, तो आपने देखा 1/2d इज इक्वल टू क्या आ गया? 2xt। तो ये आया आपका, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x d/d। तो पाथ डिफरेंस क्या आया आपके पास? पाथ डिफरेंस क्या मिला आपको? पाथ डिफरेंस मिल गया x d/d, ठीक है, वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द फिंच, जहां पे आपको पोजीशन स्क्रीन पे मिल रही है x पोजीशन हो गया, d स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, और कैपिटल D स्क्रीन और सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? मनीष, दिव्यांशु, रचित, कोई डाउट? नो डाउट सर। रचित? नो सर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अभी सिर्फ जनरल पाथ डिफरेंस निकला है, अभी हमें पाथ डिफरेंस कहो या कि पोजीशन को, अब ये पाथ डिफरेंस निकला जिसमें x है, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमने पहले निकाली थी। तो वो जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाली थी, उन पाथ डिफरेंस का यूज हम यहाँ पे करेंगे, जिससे हमें कंस्ट्रक्टिव की पोजीशन और डिस्ट्रक्टिव की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है, यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर मैं रब करके आगे कंटिन्यू करूँगा। सर कर दिया। कर लिया?